ये सब शुरू होता है एक ऐसी अफवाह से जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही होती है। लोग एक खौफनाक स्लग हेडेड फैंटम की दहशत भरी कहानी सुना रहे होते हैं जिसने अकेले ही एक पूरे परिवार का सफाया कर दिया था। ज्यादातर लोग इसे बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई कोई साधारण मॉन्स्टर स्टोरी समझ सकते हैं, लेकिन इस केस में एक ऐसी बेहद अजीब बात थी जिसने इसे बाकी सभी घटनाओं से बिल्कुल अलग बना दिया था, क्योंकि इस पूरी त्रासदी का नतीजा बेहद चौंकाने वाला निकला। हमले के कुछ दिनों बाद उसी फैंटम का सिर पीड़ित परिवार के घर के ठीक बाहर लटका हुआ मिला, और जिसने इतना खौफनाक काम किया था वो उस पूरी त्रासदी का इकलौता बचा हुआ सदस्य था, परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इसी असंभव कारनामे की वजह से गांव वालों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वो बच्चा इंसान है ही नहीं। कहानी अब हमें एक शांत गांव में ले जाती है जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था और जहां ये पूरी घटना हुई थी। साधारण से घरों के बीचों बीच उस परिवार का पुराना घर खड़ा था जिसे उस मॉन्स्टर ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। आंगन में आज भी उस क्रीचर का सिर एक खून से सने बांस के डंडे के ऊपर गड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी एक रहस्यमयी काली चादर पहने हुई शख्सियत वहां पहुंचती है। उसे एहसास होता है कि आखिरकार उसे सही घर मिल गया है। ये थी फैंटम हंटर मोंग रायन, जिसे उस बेचारे मॉन्स्टर की हालत देखकर उल्टा थोड़ा तरस आने लगता है। उसे याद आता है कि स्थानीय गांव वालों ने बेहद घबराकर उससे उस बच्चे को खत्म करने की गुहार लगाई थी और दावा किया था कि वो बच्चा असल में भेष बदला हुआ एक मॉन्स्टर है। मोंग रायन सोचने लगती है कि क्या कोई फैंटम इतनी परफेक्टली एक 10 साल के बच्चे का रूप धारण कर सकता है। आखिर दर्जनों बड़े बड़े बच्चे भी शायद उस तरह के क्रीचर को हरा नहीं सकते, फिर एक छोटे बच्चे में उसे हराने की ताकत कहां से आई, और ऊपर से उसके सिर को ट्रॉफी की तरह बाहर लटकाने की इतनी कोल्डनेस भी। सच जानने के लिए मोंग रायन खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती थी, इसलिए वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर कदम रखते ही हंटर की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो आंगन के एक कोने में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। बच्चा उसकी मौजूदगी महसूस करता है और पूछता है कि वो कौन है। मोंग रायन अपना परिचय देते हुए बताती है कि वह एक फैंटम हंटर है। ये सुनकर बच्चा थोड़ा चौंक जाता है कि वो आखिर क्या काम करती है। इसके बाद दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। मोंग रायन को एहसास हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा सच में वही टेरिफाइंग मॉन्स्टर है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। बच्चे की खाली आंखों को देखकर वो समझ जाती है कि गांव वाले उससे क्यों डर गए थे, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में तुरंत कोई फैसला नहीं करना चाहती। पास में बनी उन उथली कब्रों को देखकर और बच्चे के मिट्टी से सने शरीर को देखकर वो समझ जाती है कि उसने अपने पूरे परिवार की कब्रें खुद खोदी थीं। उसे लगता है कि शायद इस बच्चे ने कई दिनों से कुछ खाया या पिया भी नहीं होगा, इसलिए हंटर अपने सामान में से एक कटोरा दलिया निकालती है और उसे बच्चे के सामने जमीन पर रख देती है। मोंग रायन बच्चे से कहती है कि वो इसे खा ले, लेकिन बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि वो उसे खाना क्यों दे रही है। वो पूछता है कि क्या वो यहाँ खास तौर पर उसे खत्म करने के लिए नहीं आई है, जैसा कि डरे हुए गांव वालों ने उससे कहा था। बच्चा समझाता है कि हर कोई उसकी अजीब आंखों की वजह से उसे हमेशा नापसंद करता था, और अब जब गांव वालों ने उसे एक फैंटम को हराते हुए देख लिया तो वे बस उसे वहां से हटाना चाहते हैं। एक 10 साल के बच्चे की तरफ से इतनी मैच्योर बात सुनकर मोंग रायन अंदर से डीपली टच्ड हो जाती है। वो उसके ठीक बगल में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उस क्रीचर को हराया कैसे था। उसी पल उस भयानक रात की यादें बच्चे के दिमाग में वापस आने लगती हैं। उसे अपने माता पिता के बेजान शरीर जमीन पर पड़े हुए बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। बच्चा पूरी तरह खामोश रहकर छिपा रहा था, जबकि वो भयानक मॉन्स्टर उसके बाकी परिवार को निगल रहा था। वो लकड़ी के दरवाजे में बनी एक छोटी सी दरार से सब कुछ देख रहा था। उस रात की वो खौफनाक तस्वीर हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप गई थी, लेकिन ये सब देखने के बाद भी वो बस चुपचाप बैठा नहीं रह सकता था। बदला लेने की जलती हुई इच्छा से भरकर बच्चे ने किसी तरह बांस का एक तेज धार वाला मेकशिफ्ट स्पीयर तैयार किया। फिर उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और उस हथियार को सीधे उस भयानक मॉन्स्टर की गर्दन में घोंप दिया। बच्चा बताता है कि इसके बाद वो दलदल में छिप गया, क्रीचर के निशानों को ट्रैक किया, जानकारी खरीदने के लिए अपना सामान तक बेच दिया और आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया। मोंग रायन उससे पूछती है कि उसने उस फैंटम का सिर घर के गेट पर क्यों लटकाया। बच्चा जवाब देता है कि वो उसी क्रूअल्टी को वापस लौटाना चाहता था जो उस मॉन्स्टर ने उसके परिवार के साथ की थी। भले ही एक छोटे बच्चे की तरफ से सुनाई जा रही ये कहानी पूरी तरह अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन मोंग रायन उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसकी बातों में जरा भी झूठ नहीं है। वो नोटिस करती है कि बांस के हथियार को नमक से ट्रीट किया गया था और जानती थी कि इस ट्रिक के बावजूद उस लेवल के फैंटम को हराना कोई आसान काम नहीं था, यहाँ तक कि किसी बड़े इंसान के लिए भी नहीं। मोंग रायन बच्चे के कंपोजर, डिटर्मिनेशन और प्रिसिजन को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये बच्चा जैसे पैदा ही फैंटम हंटर बनने के लिए हुआ है,
लेकिन तभी बच्चा कॉन्फेस करता है कि अब उसका बदला पूरी तरह पूरा हो चुका है, इसलिए उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बची। सिर नीचे करके वो बताता है कि उसकी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि वो अपने परिवार के पास वहीं शांति से मर जाए। ये सुनते ही मोंग रायन बच्चे के माथे पर हल्की सी चपत मार देती है। बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। इसके बाद वो उससे उसका नाम पूछती है। पता चलता है कि उसका नाम ई है। तुरंत बाद हंटर उससे पूछती है कि क्या वो सच में सोचता है कि गेट पर उस सिर को लटका देना ही उसका असली बदला था। वो सवाल करती है कि कहीं वो इस नतीजे को स्वीकार करके खुद को ये समझाने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि इतना ही काफी था। मोंग रायन उससे पूछती है कि अपने पूरे परिवार को खोने और अपनी जीने की इच्छा तक खत्म हो जाने के बाद भी वो सिर्फ एक फैंटम को मारकर कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसके बाद वो अपनी पीठ उसकी तरफ कर लेती है और बताती है कि चूंकि वो सिर्फ एक साधारण इंसान है, मॉन्स्टर नहीं, इसलिए उसे खत्म करने की रिक्वेस्ट ऑफिशियली कैंसिल कर दी गई है। ये कहकर वो ठंडे अंदाज में गुड बाय कहती है। उसकी बात सुनकर ई गहरी सोच में पड़ जाता है। सीन अब गांव में लेट आफ्टरनून के समय शिफ्ट होता है, जहां विलेज चीफ मोंग रायन के डिसीजन के बारे में सुनकर एक्सट्रीम आउटरेज और शॉक में आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो सच में उस बच्चे को खत्म नहीं करेगी, लेकिन मोंग रायन कामली जवाब देती है कि वो बच्चा सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। चीफ उसे मनाने के लिए और भी ज्यादा पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर तुरंत पलटकर पूछती है, आखिर एक बच्चे से इतनी नफरत क्यों है। चीफ गुस्से में बौखला जाता है और बच्चे की डरावनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए इंसिस्ट करता है कि वो एक कर्स्ड क्रीचर है जो पूरे गांव को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। मोंग रायन पूरी कॉन्टेम्प्ट के साथ उसे कड़वी सच्चाई सुनाती है। वो कहती है कि उसकी नज़र में असल में इस गांव के लोग ही असली मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। वो चेतावनी देती है कि सिर्फ अलग होने की वजह से किसी बच्चे को रिजेक्ट करना बहुत बड़ी गलती है और इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट जमा करना आखिरकार असली फैंटम्स को ही अट्रैक्ट करेगा। एल्डर जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला खुद वही बच्चा है, लेकिन मोंग रायन समझ जाती है कि ये इग्नोरेंट लोग कभी उसकी बात नहीं सुनेंगे। अब वो सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने का फैसला करती है। मोंग रायन अपने हेडवेयर का एक हिस्सा नीचे करती है और अपने सिर पर मौजूद एक शार्प हॉर्न को रिवील कर देती है। ये देखकर गांव वाला बुरी तरह डर जाता है। अपनी इम्पोजिंग ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने दिखाते हुए वो स्टर्न वार्निंग देती है कि कोई भी उस यंग ऑर्फन के साथ दोबारा मेस करने की हिम्मत न करे। उसकी इंटिमिडेटिंग ग्लेयर और ब्राइट रेड ग्लोइंग आइज देखकर वो चेतावनी देती है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे उसकी तरफ से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि वो एक फियरसम डोकेबे है। वो गांव वाला डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन मोंग रायन समझाती है कि उसके लोगों का इंसानों के साथ एक पैक्ट है जिसके तहत वे मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। वो सार्कास्टिकली कहती है कि नैरो माइंडेड लोगों को हर चीज़ एक जैसी ही दिखाई देती है और फिर से साफ कर देती है कि बच्चे को ख़त्म करने का काम ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। जैसे ही हंटर अंधेरे की तरफ चली जाती है, वो आदमी गुस्से में भड़ास निकालता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मदद के लिए एक सपोज्ड मॉन्स्टर को हायर किया था। गुस्से और डर से कांपता हुआ विलेज चीफ पैनिक करने लगता है और समझ नहीं पाता कि अब इस टेरेबल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इग्नोरेंस से पूरी तरह ओवरकम होकर गांव वाले एक कावर्डली कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अब उनके पास खुद ही कुछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पूरी तरह आर्म्ड होकर वे एक फ्रेंजी में आगे बढ़ते हैं। उनके दिमाग में उस बच्चे से अपने गांव को बचाने का सिक आइडिया होता है। अगले ही पल ए के पुराने घर के चारों तरफ आग की चिंगारियां फैलने लगती हैं। गांव वाले घर को घेर लेते हैं और सब कुछ आग के हवाले कर देते हैं, जबकि आधी रात के बीच भड़कती हुई आग उस जगह को बेरहमी से अपनी चपेट में लेने लगती है। चीफ एक टोटल मेनियाक की तरह हंसने लगता है और गर्व से चिल्लाता है कि उन्हें उस जगह को शुरू से ही जला देना चाहिए था। वे चिल्लाते हैं कि अब जब उसके पास कोई घर नहीं रहेगा तो वो छोटा मॉन्स्टर वहां टिक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आग उन मेकशिफ्ट ग्रेव्स के करीब पहुंचने लगती है, ई डेस्परेट होकर दौड़ पड़ता है। वो अपने माता पिता और सिबलिंग्स की कब्रों को आग से बचाने की कोशिश करता है। वहीं वो पूरी तरह अनहिंज्ड आदमी जोर जोर से हंसता रहता है और आग से कहता है कि उस बच्चे को तब तक जला दे जब तक वो सिर्फ राख बनकर न रह जाए। तभी अचानक कहीं से एक मॉन्स्टर आकार लेना शुरू कर देता है। गांव वालों की सारी नेगेटिव एनर्जी और रिजेंटमेंट एक साथ चैनल होने लगती है। लोगों की सिक हेट्रेड से एक ब्रांड न्यू कोलोसल मल्टी आइड फैंटम गांव के ठीक बीचों बीच टेरिफाइंग तरीके से मटीरियलाइज हो जाता है। वो विशाल क्रीचर गुस्से में दहाड़ता है और आसपास मौजूद हर चीज को जलाने का आदेश देता है, जबकि उसकी डार्क पावर भारी तबाही फैलाने लगती है। ये उस टेरिफाइंग एपरेशन को देखकर पूरी तरह शॉक में रह जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके सामने एक और भयानक फैंटम पैदा हो चुका है। वो बिजार मॉन्स्टर अपने रेजर शार्प टीथ दिखाते हुए वाइल्ड रोर करता है और उसके आसपास बेहद मेनेसिंग डार्क पर्पल ऑरा फैलने लगती है। वायलेंट ब्लास्ट की ताकत से ये बहुत दूर हवा में उछल जाता है और दर्द से कराहते हुए सीधा जमीन पर जा गिरता है।
वो जलते हुए मलबे के बीच मिट्टी पर बुरी तरह रोलिंग करता हुआ आगे निकल जाता है। जमीन पर पड़ा बच्चा पूरी तरह खून से लथपथ है, फिर भी अपने शरीर पर पड़े इतने नुकसान के बावजूद कॉन्शियस रहने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र बगल में जाती है और डिस्पेयर उसे घेर लेता है। उसके परिवार की बनाई हुई सारी मेकशिफ्ट रेस्टिंग प्लेसेस पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं। अपनी बची खुची ताकत के साथ बच्चा खुद को ज़मीन से उठाने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा खड़ा होकर उस टेरिबल थ्रेट का सामना कर सके। एक बार फिर वो धुएं के बीच से निकलते उस विशाल फैंटम को घूरता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसे ये रात जिंदा पार करनी है तो उसे एक बार फिर लड़ना होगा। गुस्से से भरा ये बिटरली लमेंट करता है कि उन लोगों ने पहले उसका परिवार छीन लिया और अब उसके पास अपने परिवार के साथ मरने तक का मौका भी नहीं छोड़ा। उसी पर्पल स्मोक के बीच विलेज चीफ का ट्विस्टेड चेहरा दिखाई देता है। वो बेहद डरावने अंदाज में पागलों की तरह हंस रहा था। फैंटम बच्चे को कुचलने के लिए एक ब्रूटल स्ट्राइक करता है जिससे यार्ड में खून और मलबा चारों तरफ बिखर जाता है। अपने मेकशिफ्ट वेपन को कसकर पकड़ते हुए ई सोचता है कि उसे लगा था कि इस क्रूअल दुनिया में उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जब वो अपने लव्ड वंस की इटर्नल रेस्ट को डेसिक्रेट होते हुए देखता है तो अचानक उसे एहसास होता है कि अभी भी कुछ प्रेशस बचा हुआ है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। उसी डेंजर के मोमेंट में मोंग रायन की बातें उसके दिमाग में वापस गूंजने लगती हैं। क्या वो सच में सोचता है कि यही उसका असली पेबैक था? उसकी आवाज़ उसके दिमाग में लगातार एको करती है और पूछती है कि क्या वो सिर्फ रेजिग्नेशन की वजह से इस खराब नतीजे को स्वीकार कर रहा था। वे यादें उसके सीने के अंदर एक गहरी हेट्रेड को जगा देती हैं। उसकी आंखों में एक वाइल्ड फ्यूरी और टेरिफाइंग डिटर्मिनेशन जाग उठती है। अचानक बच्चे के चारों तरफ पर्पल एनर्जी का एक मैसिव और वायलेंट बर्स्ट एक्सप्लोड हो जाता है। उसके नीचे की जमीन क्रैक होने लगती है क्योंकि उसके अंदर छिपी हुई पावर एक ब्रूटल तरीके से अवेकन हो चुकी थी। ये अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे उस जायंट मॉन्स्टर के खुले हुए मॉ की तरफ लॉन्च करता है। फैंटम के अंदर मौजूद ट्विस्टेड सोल्स क्रूअली विस्पर करते रहते हैं कि उसने अपना परिवार जीने की इच्छा और बाकी सब कुछ खो दिया है। मोंग रायन की हार्श वर्ड्स एक बार फिर ई के दिमाग में एको करती हैं और सवाल करती हैं कि वो सिर्फ एक क्रीचर को मारकर कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है। इसी बीच विलेजर्स की सोल से बना वो जायंट बिजार मॉन्स्टर रूइंड यार्ड के ठीक बीचों बीच पूरी फ्यूरी के साथ रोर करता है। फैंटम अपना विशाल मॉ खोल देता है जो शार्प टीथ से भरा हुआ था और वो बच्चे को एक ही बार में पूरा निगल जाने के लिए तैयार था। लेकिन ये अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाता है और आगे लीप करते हुए अपनी एक्स को सीधे उस मॉन्स्टर की विशाल आंख के सेंटर में घोंप देता है। टेरिबल क्रीचर दर्द से बुरी तरह तड़पने और लड़खड़ाने लगता है। वहीं बच्चा जमीन पर उतरता है और उसके चारों तरफ पावरफुल पर्पल एनर्जी घूम रही होती है। ई अपना हाथ आगे बढ़ाता है जो मिस्टिकल फ्लेम से ग्लो कर रहा था और डिक्लेयर करता है कि अब उसे अपने पेबैक का असली मतलब समझ आ गया है। वो प्योर रेज और रिजॉल्व से भरी नज़रों के साथ कहता है कि उसका हिसाब तभी पूरा होगा जब एक एक फैंटम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। लेकिन ये हीरोइक वाव करने के तुरंत बाद उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। एक्सट्रीम एग्जॉशन और उसके वूंड्स की सेवेरिटी को सहन न कर पाने की वजह से बच्चा उसी धुएं के बीच बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बेहोश होकर मिट्टी पर गिरता, मोंग रायन का स्टेडी हाथ सामने आता है और उसके आर्म को मजबूती से पकड़ लेता है। फैंटम हंटर अपने पैर को जमीन पर पूरी ताकत से पटकती है और एक ट्रेमेंडस मिस्टिकल शॉकवेव चारों तरफ रिलीज करती है, जबकि वो बच्चे को बिना किसी एफर्ट के संभाल लेती है। फिर वो एक डेविस्टेटिंग पर्पल एनर्जी स्ट्राइक फायर करती है जो उस फैंटम को पूरी तरह वेपराइज कर देती है। मॉन्स्टर की विशाल आंख, जिसमें अभी भी एक्स फंसी हुई थी, प्योर टेरर में फैल जाती है और फिर वो पूरी तरह थिन एयर में डिसॉल्व हो जाती है। मोंग रायन अपनी बाहों में बेहोश बच्चे को देखती है। वो इस बात से डीपली इम्प्रेस्ड होती है कि इतना छोटा होने के बावजूद ई मॉन्स्टर्स के सामने कभी पीछे नहीं हटता। वो उसे जेंटली संभालती है और यंग ई की तारीफ करती है, ये मानते हुए कि उसने फाइट के दौरान अनबिलीवेबल ब्रेवरी दिखाई है। फिर वो गांव की तरफ डीप डिस्गस्ट से देखती है और कोल्डली कहती है कि ये इंटॉलरेंट लोग उस बच्चे के मुकाबले बेहद पैथेटिक हैं। हंटर समझाती है कि रिजेंटमेंट डिमोनिक एनर्जी को क्रिएट करता है और यही एनर्जी मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से उसने उन्हें इतनी क्रूअल्टी बंद करने की वार्निंग दी थी। वो ये भी बताती है कि जिस पहले फैंटम ने ई के परिवार को तबाह किया था, हो सकता है वो भी सीधे गांव वालों की अपनी मैलिस का नतीजा रहा हो। जीरो मर्सी दिखाते हुए मोंग रायन कमांड करती है कि इन लोगों को उस टेरिबल सफरिंग की पेनेंस भरनी होगी जो उन्होंने ई के परिवार के लिए लाई थी। अपनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ का एक फाइनल डिस्प्ले करते हुए फैंटम हंटर उस बर्निंग एरिया को एक बार और पूरी तरह साफ कर देती है। डिफीटेड क्रीचर के बचे हुए मांस और दांत पूरी तरह डिसॉल्व होने लगते हैं और सुबह की रोशनी के नीचे गायब होने लगते हैं। मॉन्स्टर डिफीट की आखिरी आगनी में एक फाइनल रोर करता है और फिर पूरी तरह उस दुनिया से वैनिश हो जाता है। बच्चे को अपनी बाहों में लिए मोंग रायन डिस्ट्रक्शन की तरफ अपनी पीठ करके कैजुअली वहां से निकल जाती है और कमेंट करती है कि वो क्रीचर उसकी पसंद से कहीं ज्यादा नॉइज कर रहा था। कुछ समय बाद ये एक बेड पर होश में आने लगता है।
उसे अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो हर फैंटम को ख़त्म करेगा। मॉन्ग रायन उसके डिसीजन को अप्रूव करती है और कहती है कि अगर वो एक वेंजफुल फील्ड की तरह जीते हुए भी सर्वाइव कर सकता है तो उसके ब्राइटर डेज ज़रूर आएंगे। वो प्रॉमिस करती है कि उसे अपने पेबैक के लिए ज़रूरी स्ट्रेंथ हासिल करने में मदद करेगी और तब तक उसकी देखभाल करेगी जब तक वो अपने पैरों पर खुद खड़ा होने लायक नहीं हो जाता। बैकग्राउंड में सूरज उग रहा होता है और हंटर यंग ई को साथ लेकर वहां से चली जाती है, जैसे उसने उसी पल उसे अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया हो। स्टोरी अब एक पीसफुल और क्वाइट जगह पर जंप करती है, जहां ऑरेंज विंग्स वाली एक खूबसूरत बटरफ्लाई ब्लू स्काई के नीचे धीरे धीरे उड़ रही होती है। बटरफ्लाई स्मूथ तरीके से हंटर के लंबे और स्ट्राइकिंग पर्पल हेयर के पास से गुजरती हुई यार्ड में उड़ती है। जब वो इंसेक्ट सॉफ्टली मॉन्ग रायन के शोल्डर पर आकर बैठती है तब ई एक बेड पर पीसफुली आराम कर रहा होता है। उसका पूरा शरीर बैंडेजेस से कवर्ड होता है। बच्चा धीरे धीरे हिलता है और एक हल्की दर्द भरी ग्रोन के साथ अपनी लंबी और डीप रिकवरी नैप से जागने लगता है। बेड में मूवमेंट नोटिस करते ही मॉन्ग रायन कामली पूछती है कि क्या वो आखिरकार उस फोर्स्ड रेस्ट से जाग गया है। बच्चा बोलने की कोशिश करता है और वो पेशेंटली दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो मॉन्ग रायन है, वही फैंटम हंटर जिसने उसे मरने से बचाया था। वो उसे सीधा बताती है कि अगर वो चाहे तो उससे नफरत कर सकता है, क्योंकि उसने उसे उस सिचुएशन से सिर्फ अपनी मर्जी से बचाया था। उसी समय जायंट फैंटम के खिलाफ हुई उस टेरेबल बैटल की मेमोरीज बच्चे के दिमाग में वापस आने लगती हैं। उसे सैडनेस के साथ याद आता है कि उसने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खुद खोदी हुई ग्रेव्स को आग में पूरी तरह तबाह होते देखा था। उस ट्रैजिक नाइट की उसकी आखिरी क्लियर मेमोरी यही थी कि मिस्टीरियस हंटर सनराइज के दौरान उसे अपनी बाहों में लेकर वहां से जा रही थी। बच्चे को भारी दिल के साथ एहसास होता है कि उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स की ग्रेव्स का डिस्ट्रक्शन सिर्फ कोई बैड ड्रीम नहीं था। दुर्भाग्य से ई बेड पर बैठ जाता है और बैंडेजेस के नीचे अपनी स्किन देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके शरीर पर एक भी बर्न स्कार नहीं बचा था। वो मेडिकल केयर के लिए थैंक्स करता है और डोकिबे लोगों की तारीफ करता है। ये सुनकर हंटर सरप्राइज रह जाती है कि अपनी सामने वाली की असली आइडेंटिटी जानने के बाद भी वो इतना काम कैसे रह सकता है। बच्चा समझाता है कि उसने उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और उसके लिए यही मैटर करता है। ये सुनकर मॉन्ग रायन चुपचाप रियलाइज करती है कि ये बच्चा प्रेजुडिस से पूरी तरह फ्री है। मॉन्ग रायन पूछती है कि क्या उसका नाम सच में ई था। बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीरियस टोन में कंफर्म करता है कि हाँ, उसका नाम ई ही है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या उसने उसके साथ जाने और एक्सोर्सिज्म की आर्ट सीखने के उसके ऑफर के बारे में सोचा है। वो उसके अंदर मौजूद ग्रेट नेचुरल टैलेंट की भी तारीफ करती है। ई मानता है कि रहने के लिए जगह और फ्री ट्रेनिंग मिलना ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू लगता है। वो कन्फेस करता है कि इस वजह से उसे थोड़ा सस्पिशियस भी लग रहा है। हंटर उसकी क्लेवरनेस पर मुस्कुराती है और वार्निंग देती है कि अगर वो सच में उसके साथ जाना चाहता है तो उसे खुद को पूरी तरह प्रिपेयर करना होगा। वो बताती है कि ट्रेनिंग डिबे रेल में होगी, एक ऐसी जगह जो डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई है और इंसानों के लिए बेहद हॉस्टाइल है। मॉन्ग रायन वार्निंग देती है कि उसके ट्रेनिंग मेथड्स इतने ब्रूटल हैं कि ई की जिंदगी का हर दिन एब्सोल्यूट टॉर्चर जैसा महसूस होगा। ई कहता है, अगर ऐसा है तो मैं इसे ले लूंगा, मुझे साइन अप कर लो। उस स्केरी वार्निंग को सुनकर यंग ई टॉर्चर शब्द को बेहद थॉटफुल और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ दोहराता है। हंटर को सरप्राइज करते हुए वो कहता है कि उसे ये आइडिया एक्चुअली पसंद आया, क्योंकि इतनी रिगोरस ट्रेनिंग के बिना वो कभी भी उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म नहीं कर पाएगा। वो ऑफिशियली मॉन्ग रायन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। ये देखकर पावरफुल फैंटम हंटर के चेहरे पर एक सटल स्मर्क आ जाती है। मॉन्ग रायन कन्फेस करती है कि वो पहले उसे थोड़ा डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि बच्चे का डिटर्मिनेशन सच में रॉक सॉलिड है। फिर वो उसे कमांड करती है कि वो खाना खा ले, क्योंकि कहीं जाने से पहले ई को अपने इंजरीज से पूरी तरह रिकवर होने की ज़रूरत है। ह्यूज एपेटाइट के साथ ई रेजोल्यूटली उस वार्म फूड के बोल की तरफ हाथ बढ़ाता है जो उसकी रिकवरी के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। जैसे ही हंटर वहां से हटती है, वो पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ उसे कहती है कि अपनी प्लेट का एक एक बाइट पूरा खत्म करना। इस बार वो साइलेंटली एग्री करता है और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है ताकि बेड पर रहते हुए जितनी जल्दी हो सके अपनी एनर्जी वापस हासिल कर सके। स्टोरी अब एक मिस्टीरियस मैसिव माउंटेन रेंज की तरफ ले जाती है जो क्लाउडी स्काई के नीचे थिक और क्वाइट फॉग से ढकी हुई है। चलते हुए बच्चा कमेंट करता है कि यहाँ का वेदर कितना वियर्ड है। मॉन्ग रायन उसे समझाती है कि ऐसा इस जगह की ईविल एनर्जी की वजह से है और वार्निंग देती है कि उसे सेक्रेड रोप को कभी क्रॉस नहीं करना है। मिस्टी माउंटेन ट्रेल पर कुछ और कदम चलने के बाद फैंटम हंटर उसे बताती है कि वे आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। एक मैसिव वुडन गेट के सामने खड़े होकर वो रिवील करती है कि यही फैंटम गार्डियंस टेम्पल का एंट्रेंस है जहां वो डोकिबे रेल्म में रहने वाला है। गेट पर लगा एंशिएंट साइन सख्ती से वार्निंग देता है कि स्पिरिट्स द्वारा गार्डेड ये टेम्पल किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए फॉरबिडन ग्राउंड है। बच्चा पूछता है कि क्या सच में किसी इंसान का वहां अंदर जाना ओके है। हंटर उसे टीज करते हुए वापस पूछती है कि क्या वो अचानक डर गया।
ई एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ इसलिए वरीड था क्योंकि वो उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। ये सुनकर हंटर मन ही मन सोचती है कि ये बच्चा वाकई बहुत अनयूजुअल है। मोंग रायन उसे चिंता न करने के लिए कहती है और पूरे अथॉरिटी के साथ बताती है कि टेंपल में मौजूद कोई भी डोकीबे अपने लीडर के ऑर्डर्स पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये उस इंट्रीगिंग टाइटल को अपने दिमाग में दोहराता है और समझने की कोशिश करता है कि इस जगह पर हंटर की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस और असली पोजीशन आखिर कितनी ऊंची है। जब आखिरकार वो विशाल वुडन गेट खुलता है तो सामने का नज़ारा देखकर बच्चे की आंखें पूरी तरह शौक और औ से फैल जाती हैं। उसके ठीक सामने पहाड़ों के बीच छिपी हुई एक बेहद खूबसूरत और विशाल हिडन सिटी दिखाई देती है जो एंशिएंट टेम्पल्स और कलरफुल पेड़ों से भरी हुई है। ये हैरानी से कमेंट करता है कि ये तो बिल्कुल किसी अलग ही दुनिया जैसा लग रहा है। मोंग रायन गर्व से उससे पूछती है कि क्या उसे ये जगह खूबसूरत नहीं लग रही। बड़े टेम्पल स्क्वायर में घूम रहे लोकल्स को देखते हुए बच्चा मन ही मन सोचता है कि क्या दूर दिखाई दे रहे ये सारे लोग डुआबीज हैं। तभी सिर पर हॉर्न्स वाले कुछ रेजिडेंट्स एंट्रेंस पर गुस्से में गॉसिप करने लगते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर एक सिंपल ह्यूमन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सेक्रेट टेंपल में कदम रख सके। दो यंग डोकेबे बच्चे उस लड़के को वहां से गुजरते हुए सीरियस और सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं क्योंकि उसकी मौजूदगी उनके लिए बेहद अनयूजुअल थी। अचानक मोंग रायन वहां मौजूद सभी लोगों को जोर से पुकारती है और ग्रैंडली अनाउंस करती है कि ये उसका नया एक्सॉर्सिज्म अप्रेंटिस है। वह फर्म वॉइस में सभी रेजिडेंट्स को कमांड करती है कि वे इस बच्चे के साथ केयर और रिस्पेक्ट से पेश आएं क्योंकि अब से वो उनके फैमिली का हिस्सा है। डोकेबे लोग अपने लीडर के स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव वर्ड्स को पूरी अटेंशन से सुनते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के इस अनाउंसमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्थानीय लोग जल्दी से फ्रेंडली स्माइल्स के साथ कहते हैं अगर बॉस उसे लेकर आई है तो फिर सब ठीक है। वे यह भी कमेंट करते हैं कि कम्युनिटी में एक नया मेंबर आना काफ़ी ऑसम है। ये बेहद थॉटफुल हो जाता है और रियलाइज करता है कि मोंग रायन के सिर्फ एक शब्द ने यहाँ मौजूद हर किसी को उसे इंस्टेंटली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर दिया। हंटर गर्व से मुस्कुराती है और सोचती है कि ये बच्चा वाकई रिमार्केबल है। फिर वो डिसाइड करती है कि इतना लाउड वेलकम उसके इनिशिएशन के लिए काफ़ी था। इसके बाद वो उसे फैंटम हंट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में शामिल होने के लिए इन्वाइट करती है और उसे एक ऐसी टेबल की तरफ ले जाती है जो ढेर सारी जनरस प्लेट्स ऑफ फूड से भरी हुई है। लीडर फ्रेंडली कुक को ऑर्डर देती है कि टेबल पर और भी भारी भरकम प्लेट्स लाई जाएं और खास तौर पर मीट डिशेस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इस फीस्ट के सामने बैठे ई को समझ ही नहीं आता कि इस सारे खाने का फैंटम्स को हंट करने से क्या कनेक्शन है। ट्रेनिंग से इसका कोई रिलेशन समझ ना आने पर मोंग रायन अफेक्शनेटली अपना हाथ उसके सिर पर रखती है और मजाक में बताती है कि अगर वो एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो समझाती है कि ई एक बहुत ज़रूरी बात भूल रहा है। वो अभी भी ग्रोइंग किड है और बच्चे का सबसे बड़ा ड्यूटी होता है खूब खाना और खूब सोना। हंटर वार्निंग देती है कि अगर ग्रोइंग एज में उसने अपना बॉडी प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं किया तो रियल हंटर बनने के बाद उसे इसका बहुत रिग्रेट होगा। बच्चा उसकी एडवाइस समझ जाता है और डिसाइड करता है कि वो जितना हो सके उतना खाएगा। अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी को बिल्ड करना अपने पेबैक की पहली सीढ़ी मानकर वो मीट के पीसेस को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। उसके चीक्स खाने से पूरी तरह भरे हुए हैं जिसे देखकर उसके पास बैठी फैंटम हंटर काफ़ी प्लीज्ड नजर आती है। तभी अचानक टेबल की तरफ चीयरफुल और फास्ट फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं और एक एक्साइटेड वॉइस टेंपल लीडर को पुकारती है। लाइट पर्पल हेयर वाली एक छोटी डोकेबे गर्ल जिसका नाम गोंगा है बेहद खुशी से दौड़ती हुई वहां आती है। उसके हाथ में मीट से भरा हुआ एक ह्यूज बोल है। लगता है हमारे एमसी को उसकी फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। मोंग रायन गुड बाय कहती है और बताती है कि उसके कुछ पेंडिंग टास्क्स हैं। वो गोंगा से कहती है कि ये को उसके रूम तक गाइड करे और ये भी सुनिश्चित करे कि वो अपना सारा खाना खत्म करे। लड़की एक्साइटमेंट के साथ मिशन एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं ईसा का मुंह अभी भी खाने से भरा हुआ है और वो कोल्ड स्वेट करने लगता है। उसके दिमाग में आता है कि शायद यही असली टॉर्चर है। गोंगा क्यूरियोसिटी में उसके बालों से प्लेफुल तरीके से छेड़छाड़ करने लगती है और उसके सिर पर हॉर्न्स न होने की वजह से उसके बारे बारे सवाल करती है। फिर वो उसकी एज पूछती है और बच्चा क्वाइटली जवाब देता है कि वो 10 साल का है। ये जानकर लड़की पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि वो सिर्फ 10 साल का है और फिर भी इतना मैच्योर बिहेव करता है। वहीं बच्चा ये देखकर कंफ्यूज्ड होता है कि 22 साल की उम्र में भी गोंगा इतनी चाइल्डिश हरकतें कैसे करती है। ओल्ड कुक हंसते हुए समझाता है कि ह्यूमंस डोकेबे के मुकाबले ट्वाइस एज फास्ट एज होते हैं, जिसका मतलब है कि मेंटली गोंगा उससे सिर्फ 1 साल बड़ी है। ये सुनते ही लड़की हाइप स्टाइल में सेलिब्रेट करती है और कहती है कि इसका मतलब अब वो ई की बिग सिस्टर है और वो एक लिटिल ब्रदर पाकर सुपर हैप्पी है। शेफ गोंगा के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और उससे कहता है कि वो ई का अच्छे से ख्याल रखे। छोटी लड़की ब्राइट स्माइल के साथ प्रॉमिस करती है कि वो अपने नए भाई की अच्छी तरह केयर करेगी। वहीं यंग ऑर्फन कुछ देर तक उसे चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। उसके चेहरे पर वही यूजुअल काम, सीरियस और थोड़ा मिस्टीरियस एक्सप्रेशन बना रहता है। कुछ देर बाद ई अपने बहुत ज़्यादा भरे हुए पेट को पकड़कर मुश्किल से चलता हुआ दिखाई देता है।
इतना ज़्यादा मीट खाने की वजह से उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो कंप्लेन करता है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, लेकिन लड़की फ्रेंडली तरीके से हंसते हुए बताती है कि वो अभी यंग है, इसलिए उसका स्टमक सारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा। गोंगा रिमार्क करती है कि वो कितना लकी है कि उसे सीधे बॉस के अंडर ट्रेन करने का मौका मिल रहा है। बच्चा पूछता है कि क्या फैंटम हंटर सच में इतनी इनक्रेडिबल है। लड़की सरप्राइजिंग बात रिवील करती है कि मोंग रायन एक लिविंग लेजेंड है जिसने 300 सालों से मॉन्स्टर्स का शिकार किया है, और वहां मौजूद सभी डुअबीज को एक साथ मिला दिया जाए तब भी वो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। बच्चा इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है कि मोंग रायन 300 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है। उसे रियलाइज होता है कि ह्यूमंस और डुअबीज की रियलिटीज के बीच कितना ज्यादा फर्क है, लेकिन फिर ये सोचता है कि इन सबके बावजूद जब वो गोंगा और मोंग रायन को क्लोजली देखता है तो उसे उनमें रेगुलर पीपल से कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता। लड़की की जेन्युइन स्माइल को देखते हुए ईसा रियलाइज करता है कि उसके अंदर एक वार्म और वेलकमिंग ह्यूमन कनेक्शन की फीलिंग पैदा हो रही है जिसे उसने अपने पुराने गांव में कभी महसूस नहीं किया था। उसके लिए ये फीलिंग बेहद स्ट्रेंज और नई थी। तभी अचानक कोर्टयार्ड में एक बेहद एरोगेंट वॉइस गूंजती है और ह्यूमन को वहीं फ्रीज होने के लिए चिल्लाती है। दोनों पीछे मुड़ते हैं और एक एंग्री ग्रुप को अपने सामने पाते हैं। वे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उस बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनके रेल्म में कदम रखे और ऊपर से उनकी बिजी बॉस के साथ डायरेक्टली ट्रेनिंग भी करे। ग्रुप का रिंग लीडर ब्लू हेयर वाला एक यंग डोकेबे मीन स्मर्क के साथ अपनी नकल्स क्रैक करता है और उन्हें एक नॉट सो फ्रेंडली लिटिल चैट के लिए इन्वाइट करता है। गोंगा बेहद नर्वस हो जाती है क्योंकि वो रिकग्नाइज कर लेती है कि उनके सामने खड़ा लड़का इल्चू है और उसके साथ टेम्पल के ट्रबल मेकर्स का पूरा क्रू है। बुली बच्चे को मॉकिंगली ऊपर से नीचे तक देखता है। वहीं यंग ऑर्फन बस मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही टाइप के लोग हैं जिन्हें बिना किसी वजह के ट्रबल शुरू करना पसंद होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और एरिया के ऊपर टेम्पल का स्काई सनसेट के साथ खूबसूरत ऑरेंज रंग में बदलने लगता है। गोंगा डेस्परेट होकर बीच में आने की कोशिश करती है और बुलीज पर चिल्लाकर पूछती है कि आखिर वे यहाँ क्या करने की सोच रहे हैं। लेकिन कोर्टयार्ड के बीच यंग ई पूरी तरह ब्रूज्ड और पेन में झुका हुआ दिखाई देता है, जिससे साफ पता चलता है कि उसे काफी बुरी तरह पीटा गया है। लड़की वार्निंग देती है कि बॉस इस बात को बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, लेकिन राइवल पलटकर कहता है कि ये तो टेम्पल में होने वाला एक परफेक्टली नॉर्मल स्पारिंग सेशन था। वो मॉक करते हुए कहता है कि वो बस ह्यूमन को उसकी जगह दिखाना चाहता था ताकि किसी रियल मॉन्स्टर के सामने जाकर वो मर न जाए। उसका दावा है कि बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन असल में बुली अपनी जेलसी रिवील कर रहा था। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि हंटर ने उसके बजाय इतने फ्रैजाइल बच्चे को ट्रेनिंग के लिए चुन लिया। ऑर्फन बड़ी मुश्किल से खुद को उठाता है, अपने ही खून को पोंछता है और रियलाइज करता है कि इतनी सारी वायलेंस को सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस के नाम पर डिसमिस कर दिया गया था। पूरे कंपोजर के साथ बच्चा बुली से अपॉलॉजी करता है और पीसफुली कमेंट करता है कि उसे लगा था कि वे लोग बस उसे परेशान कर रहे हैं। ई कॉन्फेस करता है कि उसने जानबूझकर सारे हिट्स चुपचाप सह लिए ताकि टेम्पल में कोई ट्रबल ना हो। वो ये भी अपॉलोजाइज करता है कि शायद उसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस खराब हो गई। अपने ही विक्टिम से इतनी जेन्युइन और मैच्योर रीजनिंग सुनकर इल्चू की आंखें शॉक में फैल जाती हैं और वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। बच्चे के एटीट्यूड से अनॉयड होकर बुली अपना कंट्रोल खो देता है और एक बेहद वायलेंट पंच सीधे ईसा के चेहरे पर मार देता है। इसके बाद वो बच्चे पर रैपिड और अग्रेसिव स्ट्राइक्स की पूरी कॉम्बो बरसाने लगता है। बच्चा बस खुद को शील्ड करते हुए इस लगातार होते ऑनस्लॉट से बचने की कोशिश करता है। अटैकर गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि क्या बच्चा सिर्फ इसलिए खुद को उससे बेहतर समझता है क्योंकि वो अपने पंचेस रोक रहा था ताकि उसे खत्म न कर दे। यंग ऑर्फन लगातार उसके फ्यूरियस स्ट्राइक्स खाता रहता है जो उसके चेहरे और शरीर पर तेजी से पड़ रहे थे, लेकिन बुली को गुस्से में रियलाइज होता है कि वो बच्चे को बिना मर्सी के पीट रहा है। फिर भी इस फाइट से उसे कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि वो नोटिस करता है कि बच्चा एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा। इतने हिट्स लेने के बावजूद उसकी नज़र लगातार उसी राइवल पर लॉक्ड थी। उस डिफाइंड ग्लेयर को देखकर राइवल और ज्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है, लेकिन ई पूरी तरह फोकस्ड रहता है और कामली नोटिस करता है कि उसके ओपोनेंट के सारे स्ट्राइक्स एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तभी अटैकर और आसपास मौजूद सभी लोग शॉक में अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ई के कॉम्बैट स्टांस में अचानक एक डेंजरस शिफ्ट महसूस होता है। क्रेजी स्पीड के साथ बच्चा राइवल के स्ट्राइक को डॉज करता है और आगे लंच करते हुए अपनी पूरी मिस्टिकल स्ट्रेंथ से भरा एक काउंटर पंच फेंकता है। बुली बच्चे की फिस्ट को सीधा अपनी तरफ आते हुए देखता है और शेयर शॉक में उसकी प्यूपल्स फैल जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि वो समय रहते डॉज नहीं कर पाएगा। ई की क्लीन और वायलेंट पंच पूरी ताकत से ओपोनेंट के चेहरे पर ट्रेनिंग यार्ड के ठीक बीच जाकर लगती है और एक मैसिव शॉकवेव पैदा करती है। राइवल प्योर फिजिकल पेन के एक्सप्रेशन के साथ अपने ब्रूस्ड फेस को पकड़ लेता है। उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। पावरफुल पंच सीधे जॉ पर लगने के बाद बुली फ्लैट ऑन हिज बैक गिर जाता है।
वो पूरी तरह डेज्ड था और उसकी सारी स्ट्रेंथ जैसे खत्म हो चुकी थी। हेविली विंडेड और ब्लीडिंग ये अपने छोटे रीच को लेकर रिग्रेट करता है और उसे अपने मेंटर की वो एडवाइस याद आती है कि प्रॉपर्ली खाना कितना इंपॉर्टेंट है। वो डाउन्ड अटैकर के पास जाता है और कहता है कि भले ही वो खुद वीक दिखाई देता हो, फिर भी फ्यूचर बैटल्स में वो चाहेगा कि उसका ओपोनेंट अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़े। बच्चा उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और राइवल को रिमाइंड करता है कि फॉरेस्ट में मौजूद रियल मॉन्स्टर्स किसी पर भी कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे।